अब हम अध्ययन करेंगे 12वीं बायोलॉजी के अंतर्गत जो 4th यूनिट का एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग जो फर्स्ट टेस्ट है उसका अध्ययन कर लिए थे। अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग सेकंड टेस्ट का। क्लियर? तो अब पहला क्वेश्चन है, रोगों का स्थायी इलाज संभव है। रोगों का स्थायी इलाज संभव है। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि किनकी सहायता से रोगों का इलाज स्थायी रूप से किया जा सकता है। क्लियर? एंटीबायोटिक से गलत, वैक्सीन से सही, इंटरफेरॉन गलत, प्रोटीन गलत। इंटरफेरॉन केवल एक ही रोगों के लिए है, एंटीवायरल प्रोटीन है, लेकिन सही उत्तर मानेंगे यहाँ पर हम लोग वैक्सीन को। आप सबको पता होगा एंटीबायोटिक से केवल अस्थायी इलाज होता है। आजकल तो ये देखा गया है जब तक आप एंटीबायोटिक से लेते रहेंगे तब तक रोग नहीं होगा। जैसे ही एंटीबायोटिक को छोड़ते हैं हो सकता है अगले साल पुनः रोग आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण मलेरिया है, टाइफाइड है, हर साल होते रहते हैं। हर साल हम लोग एंटीबायोटिक से लेते हैं लेकिन अगले साल पुनः हो जाता है। लेकिन वैक्सीन, जैसे कि आप लिए हैं पोलियो का वैक्सीन, टीबी का वैक्सीन, हैजा का वैक्सीन, चेचक का वैक्सीन, खसरा का वैक्सीन, आजकल अनेक रोगों के लिए कहना चाहिए वैक्सीन आ गया है। अभी वर्तमान दौर में केवल कहना चाहिए कोरोना का वैक्सीन की खोज की जा रही है और सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि वैक्सीन कब आएगा, क्योंकि रोगों का स्थायी इलाज वैक्सीन से ही होता है। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि एंटीबायोटिक से तो हम लोग लेते हैं लेकिन अगले साल पुनः ही रोग हो जाते हैं। तो इस मेडिसिन से क्या फ़ायदा हुआ? हमको ऐसा मेडिसिन चाहिए जो रोगों को कहना चाहिए कंप्लीट इलाज कर सके। ठीक है, लेकिन वर्तमान दौर में टाइफाइड और मलेरिया का अभी तक स्थायी वैक्सीन नहीं बना है। टाइफाइड का अस्थायी वैक्सीन आया है लेकिन वो सक्सेस नहीं है। यदि कहने चाहिए जिस प्रकार से खसरा का, जिस प्रकार से पोलियो का, जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स का, जिस प्रकार से बीसीजी का स्थायी वैक्सीन आया है, उसी प्रकार से यदि टाइफाइड और मलेरिया का वैक्सीन आ जाता है तो बहुत हद तक रोगों का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन डॉक्टर के घर जाते हैं, टाइफाइड है या मलेरिया है या फिर वायरल फीवर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस नाम अर्थ या हेपेटाइटिस का नाम लेते ही हमको समझ जाना है ये लीवर को व्यक्त करता है। हेपेटिक मतलब लीवर, यकृत। तो कहना चाहिए जो यकृत रोग होते हैं उसके लिए जनरली तौर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, आजकल कहना चाहिए जन्म लेते ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं या फिर जिनकी उम्र कहना चाहिए 30-40 साल है, उस समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं आया था या आया था तो यहाँ कहना चाहिए नहीं लगाते थे। तो आजकल ये कहना चाहिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हॉस्पिटलों में भी ख़रीदा जा सकता है, 1200-1500 मूल्य है और इनको कहना चाहिए छोटे बच्चों को शासकीय योजना अनुसार फ्री में भी लगाया जाता है। क्लियर? तो उत्तर क्या आ जाएगा? यकृत रोग। अगला क्वेश्चन है, स्टेम सेल्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन को बताना है। ठीक है, स्टेम सेल्स भी कहना चाहिए एक नई विधि है। स्टेम सेल्स भी क्या है? एक नई विधि है। इसमें कहना चाहिए कई विज्ञान सम्मिलित है, सभी विज्ञान बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसमें साइटोलॉजी भी रिलेटेड है, फिजियोलॉजी भी रिलेटेड है, जेनेटिक्स भी रिलेटेड है, मोलकुलर बायोलॉजी भी रिलेटेड है। मतलब कई ब्रांच मिलकर स्टेम सेल्स पर कार्य कर रहे हैं। स्टेम सेल्स की खासियत यह होती है कि ऐसे कोशिका होती है, इसको सामान्य भाषा में समझेंगे। स्टेम सेल्स कहना चाहिए एक ऐसे सेल्स होती है
जो मृत कोशिका को जीवित कर सकती है। जैसे हमारे शरीर में किसी आर्गन में कोई सेल डेथ हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, किडनी का कुछ भाग समाप्त हो गया है, मतलब सेल डेथ हो गया है, तो स्टेम सेल्स में ऐसे गुण पाई जाती है जिनकी सहायता से वो मृत सेल को जीवित कर सकता है। मतलब इसमें रिजनरेशन होता है, रिपेयर होता है, रेप्लिकेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन भी होता है। रिजनरेशन क्या हो सकता है? रिजनरेशन पुनरावृत्ति, रिपेयर मरम्मत, रेप्लिकेशन 1 से 2, डिफ्रेंटिएशन मतलब विभिन्नता भी हो सकती है बाद में। तो कहने की स्टेम सेल से लेने से हमारे शरीर में जो मृत कोशिका होती है वो डेथ भी हो सकती है। मतलब ये माना जाता है स्टेम सेल्स से आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रोका जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति का किडनी का कुछ भाग खराब हो गया है 60, 70, 80%, तो किडनी कार्य करना बंद कर देता है। तो जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट कहने चाहिए किडनी चेंज कराते हैं। लेकिन ये माना जाता है यदि आप स्टेम सेल्स लेंगे, यदि आप स्टेम सेल्स लेंगे तो जो किडनी की जो मृत आर्गन है, मृत कोशिका है, उसको भी क्या कर सकता है? ये जीवित कर सकता है। गूगल में आप स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ लेख लिखा रहता है विकिपीडिया में। ये लिखा रहता है कि जो अफ्रीका के जंगलों में जो वनवासी लोग रहते हैं, वो कहना चाहिए एक सेव पौधे होता है, उनके फल को खाकर 100 साल तक जीवित रहते हैं। 100 साल तक जीवित रहते हैं। और ये जो सेव के जो फल होते हैं गिरने के बाद भी कई महीनों तक खराब नहीं होते हैं। ये जो फल होते हैं भूमि में गिरने के बाद भी कई महीनों तक खराब नहीं होते हैं। तो रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि अफ्रीका के जंगलों में जो सेव के पौधे होते हैं उनमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जिनके कारण फल कहना चाहिए कई महीनों तक खराब नहीं होते हैं। अतः उन्हीं फलों को खाकर मतलब 100 सालों तक क्या रहते हैं वहाँ के वनवासी लोग जीवित रह सकते हैं। तो बाद में और रिसर्च किया गया मानव में, तब ये पाया गया कि जो फीमेल होती है उनके जो कहना चाहिए यूम्बिलिकल कार्ड होते हैं, जो नाड़ी होते हैं, नाल होते हैं, उसमें भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। एमनियोटिक फ्लड में भी पाए जाते हैं, हमारे आहार नाल में भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में स्टेम सेल्स। कहा जाता है जो कुछ बड़े व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वो बचपन में कहना चाहिए नाड़ से या नाड़ी से या फिर एमनियोटिक फ्लड से स्टेम सेल्स को पृथक कर लेते हैं और एक कहना चाहिए स्टेम सेल्स बैंक है वहाँ पर उसको रख देते हैं। भविष्य में जिसका स्टेम सेल्स को अलग किया गया है, भविष्य में कहना चाहिए 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल के बाद उस व्यक्ति के यदि किडनी खराब होते हैं, लीवर खराब होते हैं, शरीर का कोई भी आर्गन खराब होते हैं, तो इस स्टेम सेल्स को बैंक में रखते हैं और जैसे ही इस स्टेम सेल्स को लेते हैं उनके जो आर्गन जो खराब हुए हैं उनको कहना चाहिए रेप्लिकेशन करके, रिजनरेशन करके, रिपेयर करके उस आर्गन को क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं। मतलब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जानना है गलत कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो देखते हैं, यह रिजनरेशन, रिपेयर, रेप्लिकेशन कर सकता है और मृत सेल्स को जीवित कर सकता है, ये सही है। यह सेल्स बोन मेरो से व नाड़ी से, नाल भी कहा जाता है इसको, व एमनियोटिक फ्लड से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। इनकी सहायता से सीड रोग का इलाज किया जा सकता है, ये भी सही है। डेनिश मैथ्यू एंडरसन ने 2007 में चूहे में स्टेम सेल्स पर रिसर्च किए या कार्य किए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। यही ऑप्शन गलत कथन है। 2007 में 3 वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स पर कार्य तो किए थे और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, लेकिन ये तीनों वैज्ञानिक नहीं थे। 3 वैज्ञानिक का नाम था मारियो मार्टिन ओलिवर, शॉर्टकट नाम है मारियो मार्टिन ओलिवर, ओलिवर स्मिथ है, शॉर्टकट जानेंगे। तीनों का प्रथम नाम को मारियो मार्टिन ओलिवर, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2007 में चूहे में स्टेम सेल्स पर रिसर्च किए और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन एक वायरस रोधी प्रोटीन है। वायरस रोधी क्या है? ये प्रोटीन है। इसको मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, ठीक है जी।
कैंसर को भी रोका जा सकता है इंटरफेरॉन की सहायता से। सबसे अधिक प्रभावशाली इंटरफेरॉन है, सबसे अधिक प्रभावशाली इंटरफेरॉन है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। जो इंटरफेरॉन होते हैं जनरली तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, बीटा का दूसरा नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट, गामा का दूसरा नाम होता है इम्यून। ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, इम्यून, इंटरफेरॉन। जो अल्फ़ा होते हैं मतलब ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये ऐसे इंटरफेरॉन होते हैं जो WBC ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसका नाम ही है ल्यूकोसाइट, ये ऐसे इंटरफेरॉन होते हैं जो WBC द्वारा संश्लेषित होते हैं। इसी कारण इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट मतलब WBC होता है। एरिथ्रोसाइट मतलब RBC होता है। बीटा, इसको फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। ये ऐसे इंटरफेरॉन होते हैं जो कल्चर मीडिया में RNA द्वारा या RNA की प्रेरणा से बनते हैं। ये ऐसे इंटरफेरॉन होते हैं जो कल्चर मीडिया में RNA की प्रेरणा से प्रेरित करके बनाए जाते हैं। क्लियर। तीसरा है गामा, इसको इम्यून कहा जाता है। इम्यून इस कारण कहा जाता है जैसे हमारे शरीर में जैसे कोई एंटीजन प्रविष्ट करती है, तो एंटीजन प्रविष्ट करती है तो लिम्फोसाइट से क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, या फिर बी सेल से क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। और इस प्रकार से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। तो ये इसी से रिलेटेड है, जिसके कारण इसको गामा या फिर इम्यून इंटरफेरॉन कहा जाता है, जो पहले और दूसरे की अपेक्षा कई हजार गुना क्या होती है, शक्तिशाली होती है। क्लियर। अगला है मानव इंसुलिन से अमीनो एसिड की संख्या होती है। वास्तव में जो मानव इंसुलिन है एक हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन एक प्रोटीन है, और आप लोगों को पता होगा प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। तो अलग अलग प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या अलग अलग होती है। हीमोग्लोबिन, उसमें ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जो 574 अमीनो एसिड से बनती है। उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है जी, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। इसी प्रकार से मानव इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, इसमें अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 51, और इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एंटीबॉडी में भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं वो भी एक प्रकार का क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन होते हैं। इसमें कहने चाहिए इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक अल्फ़ा चेन और एक बीटा चेन। अल्फ़ा चेन में 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड, तो 21 और 30 दोनों मिलकर कहना चाहिए 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। विश्व का प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1983 में, हिम्यूलिन। इसको मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ। आगे है बौनापन को दूर करने के लिए। आजकल हम लोग देखते हैं अधिकांश जो व्यक्ति हैं बौनापन से ग्रसित हैं, तो बौनापन को दूर करने के लिए मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है। मतलब मानवों में आजकल जो बौनापन आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि जो मानव वृद्धि होता है वो एक हार्मोन के कारण होता है। उस हार्मोन का नाम होता है सामान्य भाषा में ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन GH कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं इसका दूसरा नाम होता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। प्राकृतिक रूप से ये हमारे पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होते हैं मस्तिष्क के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उनके अग्रभाग से सेक्रेशन होते रहते हैं। लेकिन ये देखा जाता है आजकल ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो व्यक्ति कहना चाहिए बौनापन हो रहे हैं। तो बौनापन को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किस प्लाज्मिड व किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है और ग्रोथ हार्मोन का निर्माण किया जाता है। क्लियर। तो उत्तर है यहाँ पर C। इसमें प्लाज्मिड आप लोग याद रख लेंगे PBr 322, PBr 322। वह एक जीवाणु का नाम है ई कोलाई। वास्तव में ई कोलाई का भी उपयोग किया जाता है और सीडोमोनास का भी किया जाता है। पुस्तकों में ये लिखा रहता है यदि आपको कम मात्रा में बनाना है तब ई कोलाई का उपयोग करना है,
व्यावसायिक तौर पर ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करना है, सोमेटोस्टेटिक या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का निर्माण करना है व्यावसायिक स्तर पर, तो सीडोमोनास नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है और प्लाज्मिड यही रहेगा PBr 322। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रोगों का निदान करने का आधुनिक विधि। रोगों का निदान करने का आधुनिक विधि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हैं, मतलब कथन सही है, एक गलत है, उसी को आपको बताना है। क्लियर। पहले तो ये बताइए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या चीज़। एंटीबॉडी तो आप लोग सभी समझते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रविष्ट करती है, एंटीजन भी प्रोटीन है, जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है, हमारे शरीर में जो बी सेल्स होते हैं एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन ही है, मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये नेचुरली रूप से बनते रहते हैं, ये अभी भी बन रहे हैं, लेकिन हमको इसका आभास नहीं होता है। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसका अर्थ यह होता है जैसे कि किसी व्यक्ति में हमको आर्टिफिशियल रूप से एंटीबॉडी का निर्माण करना है। आर्टिफिशियल रूप से एंटीबॉडी का क्या करना है, हमको हमारे शरीर में इसका निर्माण करना है। तो इसके लिए कहना चाहिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। उस टेक्निक को कहा जाता है हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक या फिर हाइब्रिडोमास। इनसे जो सेल बनेंगे उसको हाइब्रिडोमास कहा जाता है या फिर हाइब्रिडोमा सेल से कहा जाता है। किसी व्यक्ति में हमको इसको आर्टिफिशियल रूप से मान लो इसका उत्पादन करना है, तो इसके लिए एक टेक्निक है। उस तकनीक या टेक्निक को कहा जाता है हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक। हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक। इस हाइब्रिड सेल कल्चर टेक्निक की सहायता से जो सेल का निर्माण होगा, उस सेल को हाइब्रिडोमास कहा जाता है या फिर हाइब्रिडोमा कहा जाता है। ठीक है जी। इसके लिए किसी व्यक्ति के शरीर में आर्टिफिशियल रूप से एंटीजन को प्रविष्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। उनके बाद कहना चाहिए उनके जो थाइमस ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से कहना चाहिए, या फिर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी सहायता से एंटीबॉडी का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इनकी सहायता से रोगों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। आजकल कोरोना का भी इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से अस्थायी रूप से किया जा रहा है। ठीक है जी। मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहना चाहिए कोरोना हो गया, तो उनके शरीर में, उनके प्लाज्मा में उस कोरोना वायरस के खिलाफ क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है। तो उस व्यक्ति से कहना चाहिए प्लाज्मा को लिया जाता है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो एंटीजन को क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में देखते हैं गलत कथन कौन सा है। इसका खोज कोहलर व मिल्स्टीन ने किया था और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। ये सही। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खोज कोहलर व मिल्स्टीन ने किए थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये सही है। इसके सेल्स हाइब्रिड या हाइब्रिडोमास या फिर हाइब्रिडोमा कहलाते हैं। ये भी सही है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से ट्यूमर का, एबीओ ब्लड ग्रुप का, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब में ये उपयोगी है, मतलब इन रोगों में ये उपयोग में लाए जाते हैं। ये भी सही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं उनको सक्सेस किया जाता है। जो कैंसर होते हैं, ट्यूमर होते हैं, उसको भी ठीक किया जाता है। जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। कोरोना रोग में ये आंशिक प्रभावी है। ये भी सही है। कोरोना रोग से इसका कोई संबंध नहीं है, यही गलत है। वास्तव में इसका संबंध है और अस्थायी रूप से इनका इलाज भी किया जा रहा है प्लाज्मा एंटीबॉडी की सहायता से। रोगी के शरीर से रेसिस्टेंस उत्पन्न होने के बाद उनके प्लाज्मा को बाहर निकाला जाता है। आप लोग सुने होंगे, टीवी न्यूज़ में देखे होंगे, कई व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हो गया था, तो उनके शरीर से कहना चाहिए प्लाज्मा को, वो लोग प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं।
यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। क्लियर। आगे, डीएनए प्रोब एक खाली स्थान विधि है। तो डीएनए प्रोब के बारे में आपको बताना है। ठीक है। डीएनए प्रोब मतलब रोग निदान की एक विधि है, रोग पहचान करने की एक विधि है। ये दोनों सही हैं। डीएनए प्रोब रोग निदान करने की एक विधि है, ये भी सही। रोग पहचान करने की एक विधि है, ये भी सही है। अगला, इनके क्षारकों में अपने पूरक क्षारकों को पहचान करने की क्षमता पाई जाती है, यही उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। डीएनए प्रोब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। आपको बता रहा हूँ, इस शब्द को याद रख लेंगे। डीएनए प्रोब में डीएनए प्रोब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। मान लो डीएनए बहुत बड़ा है, तो डीएनए प्रोब डीएनए का एक छोटा सा क्या होता है, टुकड़ा होता है, जिनके क्षारकों में अपने क्षारकों को पहचान करने की गुण पाई जाती है। मतलब ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी। मतलब डीएनए प्रोब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिनके क्षारकों में अपने पूरक क्षारकों की पहचान करने की असीमित क्षमता पाई जाती है। मतलब अपने जोड़ी को पहचान लेते हैं। ठीक है। अगला है जीन पुस्तकालय में, मतलब जीन लाइब्रेरी में जीनों के चयन करने में भी उपयोगी है। क्लियर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी उपयोगी है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का ही उपयोग होता है, डीएनए प्रोब का उपयोग होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है, पीसीआर का उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला है, पौधों की उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। मान लो कोई ऐसे पौधा है जिनमें प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो किसानों की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि किसानों को क्या चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन। किसान ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो फसल लगाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो मान लो कहना चाहिए प्रोडक्टिविटी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन होती है उसका स्थानांतरण करके। आप लोगों को पता होगा दलहनी राइजोबियम, जो दाल देने वाले जो पौधे होते हैं, दाल देने वाले जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में एक रूट नोड्यूल्स पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती है, एक गांठ पाई जाती है शाब्दिक भाषा में। उस गांठ में, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन पाए जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण वैज्ञानिक लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र लेना चाहिए। मतलब एक बार दलहनी पौधे और एक बार अदलहनी, मतलब एक बार आप धान या गेहूं का खेती करते हैं तो अगली बार उसमें दाल देने वाले किसी पौधे को कृषि के रूप में किया जाना चाहिए, जिससे कहने चाहिए भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हम लोग क्या करते हैं आए दिन, जैसे छत्तीसगढ़ में हमेशा हम लोग कहना चाहिए धान फसल ही लेते हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो किसी पौधे में आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन होते हैं, चाहे राइजोबियम में पाई जाती हो या फिर अन्य बैक्टीरिया में पाई जाती हो, कुल मिलाकर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीन होते हैं उसको आप लोग उस पौधे में प्रविष्ट कराना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से या फिर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद वह पौधा वो भी अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कहना चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रयोग अन्य पौधों में भी किया जा रहा है या फिर रिसर्च किया जा रहा है। जो धान की पौधे होती है उनमें भी कहना चाहिए एक बैक्टीरिया को प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। एजोस्पाइरिलम एक बैक्टीरिया होती है, जिस प्रकार से दाल देने वाले पौधों में रूट नोड्यूल्स होती है और राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, उसी प्रकार से धान के कहना चाहिए जड़ में रूट नोड्यूल्स उत्पन्न
करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें लेग हीमोग्लोबिन और कहना चाहिए उसमें एजोस्पाइरिलम नामक बैक्टीरिया को प्रविष्ट कराए गए हैं। क्लियर। आगे है जीएमओ का जीन क्या कहलाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनके जीन क्या कहलाते हैं? स्वाभाविक बात है, क्योंकि कहना चाहिए जीएमओ को दूसरा शब्द हम लोग क्या देते हैं? ट्रांसजेनिक। तो इसमें पाए जाने वाले जीन को क्या बोलेंगे? ट्रांसजीन कहेंगे। इसको ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर जीएमओ, ठीक है, जीएम क्रॉप, जीएम प्लांट, जीएम एनिमल, पारजीनी, इसके अनेक नाम हैं। तो इसमें इसको शाब्दिक रूप से कहा जाता है ट्रांसजेनिक, जीएमओ, पारजीनी, ठीक है जी। तो इसमें पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ट्रांसजीन कहलाएंगे। इस पूरी क्रिया को ट्रांसजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन करने की विधि है। यदि कहना चाहिए ट्रांसजेनिक पौधों को उत्पादन करना है तो उसमें मुख्य रूप से 2 विधि होते हैं। तो उसमें से यहाँ पर एक विधि का नाम है, आपको बताना है कौन सी विधि का ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो आप पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इस विधि का उपयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए। और ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए एक बैक्टीरिया का भी उपयोग किया जाएगा, अर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। उसका टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जीएम एनिमल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको गलत ऑप्शन को चुनना है आपको। क्लियर। सभी ऑप्शन को देखते हैं। सबसे अधिक ट्रांसजेनिक जंतु चूहा का बनाए गए हैं, ये सही। जितने भी जो ट्रांसजेनिक जंतु बनाए गए हैं उसमें चूहा का 95% है, मतलब सबसे अधिक ट्रांसजेनिक जंतु चूहे का ही बनाया गया है। इनका प्रतिशत 95 है। ट्रांसजेनिक चूहा से ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न किया जा सकता है, ये भी सही है। वास्तव में जो ट्रांसजेनिक चूहा बनाए गए हैं उसमें कहना चाहिए एसटीएच या फिर जीएच, ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहे का उत्पादन किया गया है। और ट्रांसजेनिक चूहा कहना चाहिए आकार में भी क्या होती है? बड़ी होती है। आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्रांसजेनिक सुअर बनाए गए हैं, ये भी सही है। कई बार ये देखा जाता है कि मानव में प्रयोग करने से पहले या तो बंदर या फिर सुअर में आदि में इसका कहना चाहिए प्रयोग किया जाता है। तो कहना चाहिए आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए ट्रांसजेनिक सुअर भी या पीक बनाया गया है, ये भी सही। ट्रांसजेनिक गाय, भेड़, बकरी से प्रोटीन उत्पन्न किए जा सकते हैं। आजकल कहना चाहिए जो गाय, भेड़, बकरी की जो प्रजाति बनाए जा रहे हैं ट्रांसजेनिक, उनमें प्रोटीन उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि कहना चाहिए विश्व का 25% आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसी प्रकार से कहना चाहिए जीएमओ पोटैटो भी बनाया जा रहा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पोटैटो में कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पूरी विश्व कार्बोहाइड्रेट की कमी से नहीं जूझ रहे हैं, प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये भी सही है। ट्रांसजेनिक चूहों में प्रोब डीएनए प्राप्त नहीं होते हैं, यही ऑप्शन गलत है। ट्रांसजेनिक चूहों में डीएनए प्रोब प्राप्त होते हैं, और डीएनए जो प्रोब होते हैं इसके बारे में जस्ट अभी आप लोग को ऊपर में बताया था। डीएनए प्रोब या प्रोब डीएनए के एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें अपने पूरक क्षारकों की पहचान करने की क्षमता पाई जाती है। इसी कारण डीएनए प्रोब का उपयोग रोगों को निदान करने में, रोगों को पहचान करने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए लाइब्रेरी में जीनों के चयन करने में ये उपयोगी होते हैं। तो चूहों में डीएनए प्रोब प्राप्त नहीं होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। ट्रांसजेनिक चूहों में विशेष रूप से क्या प्राप्त होते हैं? प्रोब डीएनए या डीएनए प्रोब प्राप्त होते हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है जीन थेरेपी में मुख्यतः कौन से वायरस का उपयोग किया जाता है? जब जीन थेरेपी किया जाता है रोगों को इलाज के लिए, चाहे वो भ्रूणी जीन थेरेपी हो चाहे पेशेंट जीन थेरेपी हो, तो मुख्यतः कौन से वायरस का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर लगभग सभी वायरस का उपयोग किया जाता है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग वायरस को उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जनरली तौर पर सभी वायरस को उपयोग किया जाता है। खासकर मानव में ये देखा जाता है एडिनो वायरस को उपयोग किया जाता है। मानव का कहना है कि जीन थेरेपी में किस वायरस का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है? एडिनो वायरस का। क्लियर? एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, रेट्रोवायरस आरएनए वायरस होते हैं जिसमें आरएनए पाए जाते हैं। इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है जी। तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आज कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इनका जो सेकंड टेस्ट है ये भी यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल से एक किसी नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही।